हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आरपीएससी पीवाईक्यू के नए वीडियो में। आज अपन डिस्कस करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के 2022 की भर्ती का पेपर की, जिसके अंदर बायोलॉजी के क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल आंसर की से इसके मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि किस पैटर्न के सवाल पूछे गए थे। ये दोस्तों ऐसे पैटर्न का पेपर था जिसमें है आपको मतलब बायोलॉजी के सवाल बीच बीच में मिल रहे हैं। मतलब दो बायोलॉजी के सवाल आगे, फिर बीच में दो चार फिजिक्स केमिस्ट्री के, फिर वापस बायोलॉजी के। ऐसा पहली बार देखा गया था। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन की जो पैटर्न मिलेगा, सीरीज मिलेगी, वो लगातार नहीं मिल करके टूटी फूटी मिल रही है। देखिए किस तरीके के सवाल भी आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 8वें नंबर पे था, बायोलॉजी से संबंधित। पहला सवाल में पूछा है दोस्तों कि शुक्राणु के कौन से भाग है जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये सीधी बात है कि शुक्राणु जो होती है वो नर युग्मक की संरचना है और गतिशील होता है। तो गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसलिए शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। और शुक्राणु की जो अपन सामान्य संरचना देखते हैं तो स्टार्टिंग के ऊपर इसके एक्रोसोम होता है, और फिर ये शीर्ष भाग है, और ये फिर बीच में मध्य भाग स्थित रहता है, और फिर अंत में ये इस तरीके की पूंछ नामक संरचना होती है। शीर्ष भाग में जटिल एंजाइमों से भरपूर होता है। बड़ा लाइसोसोम होता है जिसको अपन एक्रोसोम कहते हैं। शीर्ष भाग के ऊपर, शीर्ष भाग के अंदर अगुणित केंद्रक होता है जिसके अंदर डीएनए यानी कि गुणसूत्र भरे रहते हैं, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, सॉरी, इसमें अगुणित गुणसूत्र होंगे। स्टार्टिंग वाली संरचना की बात करें, अगुणित गुणसूत्र होंगे। तो अगुणित केंद्रक होता है, वो कहाँ रहेगा? शीर्ष भाग में रहेगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। मध्य भाग में है वो कोशिका पट्टी के रूप में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और मध्य भाग में क्या रहता है? इसके माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य भाग में क्या स्थित रहेगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो पूंछ भाग है ये इसको अ, गति प्रदान करने में सहायक होता है। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। तो 8वें का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य भाग के अंदर शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा है, सही कथन का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अवशोषण इनकी हार्वेस्टिंग तंत्र है वो एंटीना कहलाता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है दोस्तों। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रकाश संश्लेषी वर्णक करते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक करते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं अपन। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को निर्माण प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में होता है। और मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है क्लोरोफिल ए। तो ये एंटेन अणु का निर्माण करता है, अभिकारक केंद्र का निर्माण करता है। तो ये बात बिल्कुल भी सही है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। पहला कथन बिल्कुल सही है, अपने को सही कथन ही निकालना है, तो ये बात तो सही है। अगला सवाल में क्या गलत कैसे है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अभिकारक केंद्र का निर्माण केवल जैंथोफिल नहीं होते, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड सारे शामिल होते हैं। तो ये कथन गलत हो गया। पीएस फर्स्ट वो पी 680 पे होता है, नहीं, पी 700 पे होता है पीएस फर्स्ट, और पी 680 पे होता है पीएस सेकंड। तो ये भी कथन गलत हो गया और ये भी कथन गलत हो गया, चौथा वाला भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 11वें का? ऑप्शन नंबर पहला, पहला इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 11 का। अगला सवाल पूछते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एविज का लाक्षणिक गुण नहीं है पूछा है। तो नहीं है पूछा है। और एविज, एविज में कौन से जीव शामिल है? तो पक्षी, मुख्यतः पक्षी वर्ग शामिल होते हैं इसके अंदर। पहला ऑप्शन है, वर्ग निवाहिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है, रिनेल पोर्टल सिस्टम। ये दोस्तों एम्फीबिया वर्ग का लक्षण है, एम्फीबिया, जिसके अंदर मेंढक वगैरह शामिल थे। तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया।
अपने को गलत ही तो ढूंढना है, ये ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। बाह्यकंकाल है वो एपिडर्मल और हॉर्नी होता है, बिल्कुल ये भी सही है। और हेट्रोसेलस वर्टिब्रे भी पाए जाते हैं। और लार्ज आई यानी कि बड़ी आंखें जिसके अंदर पेक्टिन उपस्थित होता है, ये सारे कथन सही है। अपने को कौन सा कथन गलत है वो ढूंढना था, तो 12वें का आंसर बनेगा पहला। केंचुए की मांसल पेशणी भित्ति किसकी बनी होती है? जो केंचुआ होता है उसके अंदर गिजार्ड होता है, केंचुए के अंदर जो गिजार्ड पाया जाता है वो कौन सी पेशियों से बनी होती है? तो इसका सही आंसर है सर्कुलर है और मसल, सर्कुलर मसल है, सेकंड आंसर इसका सही बनेगा। क्रिसमस कारक एक्स फैक्टर, क्रिसमस कारक के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कारक नंबर 9, ये जो अपने रक्त थक्का निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो रेड डाटा बुक अपन पढ़ते भी आए हैं कि IUCN की रेड डाटा बुक, IUCN की रेड डाटा बुक। IUCN की रेड डाटा बुक, IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है, किससे संबंधित? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, किसका कंजर्वेशन? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर का, है ना, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, तो ये है IUCN। ये नेचर और नेचुरल साइंस है IUCN। ये क्या करता है? रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है जिसके अंदर पेड़, जंतु और पौधों की सूची शामिल है, विलुप्त। नेटम में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है 24, नेटम का पूछा है, तो इसका सही आंसर है इसमें होता है टेट्रास्पोरिक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा नेटम का। अगला असंवहनीय, इनकी नॉन वेस्कुलर है, असंवहनीय और 20 जटिल उत्तकीय संरचना रहित युग्मकोद्भिद पादप जिनमें पीडी एकांतरण भी पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है शैवाल। वायरस प्रविष्टि के द्वारा अनुलेखन कारक का निष्क्रियकरण, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसका निष्क्रिय किया जाता है, एक स्थायी प्रकार की कोशिका को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकता है, ये क्या कहलाता है? 33, तो ये कहलाता है ट्रांस डिफरेंशिएशन, चौथा आंसर इसका सही बनेगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? WBC के लिए कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, बात सही है। न्यूट्रोफिल हिपेरिन का स्त्रवण करता है, ये गलत है, क्योंकि हिपेरिन एक प्राकृतिक क्या है? प्रतिस्कंदन कारक है, हिपेरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक है जिसका स्त्रवण बेसोफिल के द्वारा नामक WBC के द्वारा किया जाता है, न्यूट्रोफिल के द्वारा नहीं, तो ये ऑप्शन किसका क्या हो गया? गलत। न्यूट्रोफिल की संख्या श्वेत रुधिर कणिकाओं में अधिकतम, ये बात सही है, और WBC में केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC और प्लेटलेट्स में ये नहीं मिलेंगे, ये नहीं पाए जाते क्या? केंद्रक। किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका, निम्न में से किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है? खून में ऑक्सीजन वाहक तो कौन करता है? हीमोग्लोबिन, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। खून थक्का जमने में, बिल्कुल खून के थक्का जमने में कैल्शियम होता है वो सहायक होता है। और जो विटामिन होता है वो होता है के, विटामिन के, और जो आयन होता है वो होता है कैल्शियम आयन, ये याद रखें। विटामिन C और पोटेशियम आयन में कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि ये विटामिन के है और आयन कौन सा है? कैल्शियम है। प्राकृतिक रूप से प्रतिवाष्प उत्सर्जक
का एक उदाहरण कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से मिलेगा? तो एब्सिसिक अम्ल होता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को विपरीत कार्य करेगा, क्योंकि रंध्रों को क्या कर देता है? एब्सिसिक अम्ल है वो पौधों में रंध्र को बंद करने का कार्य करता है। रंध्र क्या कर देता है? बंद। रंध्र बंद करेगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। और लीवर कैसी ग्रंथि है? लीवर कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि है तो एंजाइम स्त्रावन करेगी या फिर हार्मोन? तो एंजाइम। ये लीवर के द्वारा पीत रस का संश्लेषण किया जाता है। पीत रस का संश्लेषण। पीत रस का संश्लेषण कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है। और जब किसका संग्रहण किसके द्वारा होता है? लीवर के अंदर ही एक संरचना पाई जाती है गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं पित्ताशय। तो संश्लेषण होगा लीवर से और संग्रहण होगा पित्ताशय से। अगला सवाल, कौन सा अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है? 41। 41 का सही आंसर है हेलिकोइड। डीएनए मानचित्र जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर विदलित करने के बाद विदलन बिंदुओं की अवस्थिति को पहचान कर बनाया जाता है, क्या कहलाता है? तो 42 का आंसर है दोस्तों थर्ड, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। निम्नलिखित में से एक प्रतिरक्षी है ग्लोब्यूलिन रक्त और अंतराली द्रव्य में प्रमुख रूप से मिलेगी और प्लेसेंटा यानी कि अपरा को पार करके। तो अपरा के द्वारा स्थानांतरित होने वाली प्रतिरक्षी कई बार सवाल पूछा है, वो कौन सी होती है? IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी। ये दोस्तों अभी जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती हुई थी 2024 की, उसके अंदर सीधा सीधा सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें एक जाति को तो क्या है? लाभ है। एक जाति को लाभ है और दूसरी जाति को न तो लाभ है और न ही हानि है, इनकी जीरो। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो ऐसी को बोलते हैं अपन सहभोजिता, कॉमनसेलिज्म। सहभोजिता में एक को लाभ है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि सह उपकारिता में क्या है? दोनों को लाभ। और परजीविता में एक खा रहा है उसको लाभ, जिसको दूसरे को हानि। और परभक्षण में भी क्या है? एक को लाभ एक को हानि। इसका सही आंसर बनेगा पहला। 56 में पूछा है कि मिलान करना है। 56 ये कुछ कीटों के नाम दे रखे हैं और उससे प्राप्त उत्पाद भी दे रखे हैं। तो जो लाख है, लाख अपन लेसिफर लक्का या फिर कैरिया लक्का नामक कीट से प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी का दूसरा। सी का दूसरा। ये दो ऑप्शन, ये कट गया, ऑप्शन ये कट गया। अगला सवाल है एरी सिल्क। एरी सिल्क है वो रिसिनी प्रजाति से प्राप्त करते हैं। तो एरी सिल्क का हो जाएगा अपने पास ए का तीसरा और सी का दूसरा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड है वो सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का। फिर बी बचेगा मैगट चिकित्सा, तो बी का रहेगा अपने लिसूलिया सेरिकाटा। और डी का रहेगा पहला, कैंथारिडीन है वो लीटा वेसिकेटोरिया से प्राप्त करते हैं। तो इसका पहला बन जाएगा। विटामिन की कमी से पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया अपन पढ़ते आए हैं। पर्निशियन एनीमिया होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है, जिसको अपन कोबाल एमिन। तो पर्निशियस एनीमिया में दोस्तों रक्त की कमी देखी जाती है मुख्यतः, और जो कि विटामिन B12 के कारण होता है, B12 की कमी के कारण होता है। और विटामिन B12 को अपन साइनोकोबाल एमाइन भी कहते हैं।
तो इसका सही आंसर बनेगा किसकी कमी से, तो कोबाल्ट एमिन की कमी से ये रोग हो जाएगा। चौथा, बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा कोशिका प्रचुरोध भवन और वृद्धि कारक नहीं है? 64 इसका ये क्वेश्चन है, वो आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया था। आवर्त बीजी में एक नर युग्म का उद्भिद है यानी कि एन है, वो दो ध्रुवीय केंद्रकों से मिलता है, तो ये द्विनिषेचन के अंदर अपन ट्रिपल फ्यूजन पढ़ते हैं यानी कि त्रिक संलयन की प्रक्रिया इसको कहते हैं। इसका सही आंसर बनेगा ट्रिपल फ्यूजन, पहला ऑप्शन सही बनेगा। कौन सा है वो दीर्घ प्रदीपकाली पौधों का समूह यानी कि लॉन्ग डे प्लांट जिसको प्रकाश की अवधि सामान्य से अधिक रहेगी? 76 तो इसका सही है मटर, जौ और गेहूं। मटर, जौ और गेहूं है वो एलडीबी प्लांट है। असंगत एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो ड्रेसिना में पाई जाती है। अपवाद है पढ़ते हैं। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो अपन C3, C4 और CAM पद पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल अपचयन मेलेट में कर देते हैं ये पौधे, और डार्क एसिडिफिकेशन दर्शाते हैं, रात में इकट्ठा करते हैं। तो 78 इसको कौन से एंजाइम की सहायता से करते हैं? तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की सहायता से करते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मेन आधार है वो टेकोइक अम्ल, जिसमें टेकोइक अम्ल पाया जाता है वो पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता वो नेगेटिव। तो पहला ऑप्शन है कि इसमें टेकोइक अम्ल पाया जाता है, ये बात सही है। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की होती है जीवाणु की बात सही है। कोशिका भित्ति की मोटाई बहुत कम होती है तो 20 से 80 नैनोमीटर सही है। और कोशिका आवरण 3 परतों का नहीं होता क्योंकि ये पतली होती है, तो 82 का ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही हो जाएगा। कौन सा है वो सही नहीं है? ये बायो के संबंधित नहीं है सवाल। 87 फिर भी इसका आंसर है सेकंड। जीन विनिमय की आवृत्ति, जीन विनिमय रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अपन पढ़ते हैं RF, जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर उसके अंदर RF पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0 से 50% के मध्य वो निर्भर करेगी, वो आपके दो जीन है उसके बीच की दूरी पर निर्भर करेगी। 89 का सेकंड। कौन सा है वो अस्थिर मछलियों का लक्षण नहीं? अस्थिर मछलियों बोलते हैं ऑस्टिकथीज, तो ऑस्टिकथीज का लक्षण कौन सा है वो नहीं बताया है। तो इसमें अंड परजक भी होती है, जरायुज भी होते हैं, और जरायुज अंड जरायुज भी होते हैं, ये बात सही है। और कौन सा नहीं ढूंढना है? तो सभी प्रकार के जल में मिलेगी, तो बिल्कुल अलवणीय में भी ये मछलियाँ मिलती है, और लवणीय जल के अंदर भी ये मिलती है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। प्लेकोइड सल्क ये कॉन्ड्रिक थी, इसका लक्षण है उपास्थि मछलियों का लक्षण है, इसका सही आंसर बनेगा तीसरा। ये दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा उससे एक पॉइंट तो यहाँ मिल रहा है, एरी सिल्क है वो रेसिनी, तो एरी सिल्क सी का पहला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन कहाँ हैं? हाँ, तो सी का इसमें क्या बन जाएगा? अभी अपन ने पढ़ के आए हैं, सी का क्या बन रहा था? एरी सिल्क का रेसिनी पहला बन जाएगा। और बॉम्बिक्स मोराई बिल्कुल रेशम की शहतूत की पत्तियों पर मिलेगा, रेशम प्राप्त करते हैं अपन, तो ए का तीसरा और सी का पहला, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा हार्मोन है वो अपने प्लेसेंटा यानी कि अपरा के द्वारा स्त्रावित नहीं होता? तो प्रोगेस्टोजेंस होते हैं, HCG होता है, HPL होता है, ये FSH है दोस्तों, ये होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा FSH और LH, तो इसका चौथा आंसर है वो सही बनेगा, ये अपराग से नहीं होता। कौन सा है बोले? ये बायोसनी टमाटर, बैंगन और आलू, ये टमाटर, बैंगन और आलू कौन से कुल से संबंधित है? तो बिल्कुल आलू का नाम अपन पढ़ते हैं सोलेनम ट्यूबरसम, तो बिल्कुल आलू का है वो कौन से कुल से संबंधित रहेगा? सोलेनेसी कुल से संबंधित है, तो 99 का है वो चौथा आंसर सही रहेगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोन यूरिया
सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइलकीटोन्यूरिया ये किस तरीके के रोग है? फिनाइलकीटोन्यूरिया ये है अपने अलिंग अप्रभावी रोग हैं। परिपक्व ऊतक के मध्य पाए जाने वाले विभज्योतक, कोई भी ऊतकों के बीच में विभज्योतक पाए जाते हैं, उस प्रकार के ऊतकों को अपन इंटरकैलरी कहते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक कहते हैं। रेप्टिलिया का वर्गीकरण का आधार, ये आरपीएससी का सवाल है दोस्तों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का अंदर ये सवाल पूछा गया था, पहला सवाल है, क्योंकि इसके जो आधार है वो टेम्पोरल के अंदर उपस्थित छिद्र, टेम्पोरल जो कि करोटिन की खोप स्कल में पाई जाने वाली हड्डी है, तो इसके अंदर छिद्र के आधार पर रेप्टिलिया का वर्गीकरण किया गया। जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्रीय वर्ताकार द्विरजुक डीएनए जिसमें सुप्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, क्या है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मिड बोलते हैं। अंत त्वचा की कोशिकाओं की कौन सी विशेषता उनके मध्य होने वाले जल परिवहन को बाधित करती है? तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट अपन पथ पढ़ते हैं, तो मुख्यतः सिम्प्लास्ट ही चाहिए पौधों में जल के लिए, क्योंकि एपोप्लास्ट में एंडोडर्मिस पर क्या पाई जाती है? कैस्पेरिन पट्टी पाई जाती है, जो कि जल के लिए कैसी होती है? अपारगम्य होती है। लीनिया पेरेग्रा में कवच का घूर्णन, एक सेकेंड, इससे पहले हाँ 110 का पहला सही हो गया। 120 का पूछा है, लीनिया पेरेग्रा में घूर्णन का प्रभावित करना है, तो ये मात्रक जिनों द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पदार्थ पृथक्करण डीएनए के खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित करके अपन यूवी किरणों में देखते हैं, तो डीएनए है वो अपने को ऑरेंज बैंड के रूप में दिखाई देते हैं, ब्राइट ऑरेंज। सेकंड आंसर 121 का सही हो जाएगा। वाहक प्रोटीन द्वारा झिल्ली की आर पार गति क्या कहलाती है? तो इसको दोस्तों यहाँ समझते हैं अपन। अगर वाहक प्रोटीन के द्वारा एक ही अणु की गति हो तो इसको बोलते यूनिपोर्ट। वाहक प्रोटीन के द्वारा दो अणुओं की गति एक साथ एक ही दिशा में हो तो इसको बोलते हैं दोस्तों सिम्पोर्ट। और वाहक प्रोटीन द्वारा दो अणुओं की विपरीत दिशा में गति हो तो इसको बोलते हैं दोस्तों एंटीपोर्ट। तो यहाँ पूछा है अपने को कि वाहक प्रोटीन के द्वारा झिल्ली तंत्र के आर पार अणुओं की दूसरे अणुओं से स्वतंत्र, अणुओं की एक ही अणुओं की हो रही है और दूसरे अणुओं से कैसी हो रही है? स्वतंत्र हो रही है, तो ऐसी गति को अपन बोलते हैं यूनिपोर्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है? कॉर्नबर्ग का एंजाइम। लेमार्क के द्वारा, ये दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिपीटेड क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। जीन चिकित्सा 1990 में एक 4 वर्षीय बच्चे के किसकी कमी के लिए? तो एडिनोसिन डी एमिनेज, डाई एमिनेज पूछा है, ये ट्राई एमिनेज नहीं होगा। दो मोनोसेकेराइड, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का थोड़ा घुमा के था, पर इससे सवाल अपने का हो जाता अगर ये पढ़ते तो मोनोसेकेराइड इकाई पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए उसके अंदर पूछा था सत्य कथन के लिए, तो उन्होंने असत्य कथन के लिए तो फॉस्फोडाइस्टर बन दिया था, जबकि इसमें कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। साइटोपंजर कोशिका कंकाल का निर्माण कौन करता है? तो बिल्कुल पढ़ गए हैं, माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट।